नमस्कार एंड स्वागत है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। दैट इज क्लास 8 साइंस के पहले चैप्टर में। तो इससे पहले कि हम चैप्टर की डिटेल्स में जाएं और एनसीईआरटी ने उसमें क्या क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन किया, उसको समझें। मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या मिलेगा हमें ये चैप्टर पढ़ के? कभी सोचा है? कभी भी कुछ पढ़ना स्टार्ट करो तो हमेशा ये सोचो कि इस चैप्टर से मैं क्या सीखने वाला हूँ या क्या सीखने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम में नंबर अच्छे तो दिला सकता है, पर क्या सिर्फ अच्छे नंबर्स के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं? या हमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चलता है पढ़ाई से, जो हमारी लाइफ में हमें काम आएंगी? ठीक है, और मुझे लगता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस लेक्चर को प्रिपेयर करते हुए। तो अपनी भी थोड़ी कुछ आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेफ़िनिटली शेयर करूँगा। और दूसरी बात, हम जो फ़ॉलो करेंगे सीक्वेंस, दैट इज़ प्योरली एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फ़ॉलो करते हुए सब कुछ समझेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं साथ में आपको सिखाऊँगा। तो एक प्यारी-सी, बड़ी-सी 32 दाँतों वाली स्माइल के साथ, आई नो कि आपके 32 दाँत नहीं आए हैं, फिर भी 32 दाँतों वाली एक बड़ी-सी स्माइल के साथ, एक पूरे कॉन्फिडेंस और अच्छे मूड के साथ क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है? देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन को जानने से पहले एक बड़ा प्यारा सा कोट है, इससे शुरू करेंगे। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर द सॉइल इज द मदर, शी इज द मदर हु गिव्स, टू होम यू मस्ट गिव बैक। और ये हमारे देश में हमेशा से चला आ रहा है कि हम धरती को सिर्फ धरती नहीं कहते, धरती माता कहते हैं, धरती माँ कहते हैं, मदर अर्थ। क्योंकि इस धरती से ही, सॉइल से ही हमें सब कुछ मिलता है ना? हर एक चीज़, जो भी आपके मतलब आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, जो हम खाना खा रहे हैं और चीज़ें डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया का पालन-पोषण जो है, वो धरती से ही तो हो रहा है। ठीक है? तो इसको रिगार्ड करना एज़ अ मदर बहुत ज़रूरी है, और इस भावना को समझना, है ना? इस इमोशन को फ़ील करना, इसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कभी-कभी आप अगर खेतों की तरफ जाते हैं, कभी रास्ते में खेत देखते हैं, तो देखिए वो सिर्फ़ खेत नहीं है जहाँ से आपके लिए खाना आता है। वो खेत हैं जो पूरी दुनिया को पाल रहे हैं, पूरी दुनिया को ज़िंदा रखने के पीछे अगर कोई फ़ोर्स है, तो दैट इज़ द मदर अर्थ। ठीक है? तो इस इमोशन के साथ स्टार्ट करें। तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हुए अपनी जो डे टू डे लिविंग है, जीविका कमाते हैं। सेकंड पॉइंट, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड सेवंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। राइट? तो दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने में सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और सेवंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हम दुनिया के बाकी देशों को भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया की नेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 17% कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 55% जो पॉपुलेशन है, वो प्योरली एग्रीकल्चर में लगी है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। दैट इज़, अगर इंडिया की पॉपुलेशन हम करें कि करीब-करीब 150 करोड़ है, 145 करोड़ के आसपास है, तो 70 करोड़ से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 75 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं, कृषि पे ही निर्भर हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है ये। आपको लगा होगा कि सर हम डे टू डे लाइफ में आस-पास अगर अपने देखते हैं, लोग ऑफ़िस जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग लग रहा है कि जो पैसा कमा रहे हैं वो ऑफ़िस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, पर नहीं। इंडिया की 55% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर करती है, उसका वो मेन काम है और उसी से वो पैसा कमाते हैं, अपनी जीवन चलाते हैं। ठीक है? तो आप इससे अब समझ गए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर कोलैप्स कर जाए, है ना? इफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, नथिंग एल्स कैन एवर गो इन द राइट डायरेक्शन। एग्रीकल्चर अगर बिगड़ गया तो देश में सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं चल सकता। तो हम ये जो भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, है ना? गोइंग आउट एंड हैविंग फूड, स्ट्रीट फूड, बाकी चीज़ों को एन्जॉय करते हैं लाइफ में, लाइक अच्छे कपड़े पहनते हैं, इवन आपका जो डे टू डे यूज़ करने वाला साबुन है, ठीक है? आपके कॉस्मेटिक्स हैं, फर्नीचर हैं, फल फ्रूट, सब कुछ कहाँ से आ रहा है ये? ये सब कुछ एग्रीकल्चर से आ रहा है। आपको कैसा साबुन भी, यस, साबुन भी जिस चीज़ से बन रहा है उसको प्रोसेस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? तो जस्ट इमेजिन अगर एग्रीकल्चर से ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो क्या हम ऐसा कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल जी सकते थे? डेफिनिटली नॉट। ठीक है? तो आगे से जब भी किसी किसान को देखें तो हमेशा उनकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड की भावना आपके अंदर होनी चाहिए।
एंड फार्मर्स नीड टू प्रोड्यूस 70% मोर फूड देन टुडे टू फीड द वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय 2050। तो धीरे धीरे आपको पता है कि दुनिया में फूड क्राइसिस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फर्टाइल लैंड्स हैं, उपजाऊ भूमि है, वो धीरे धीरे कम उपजाऊ होती है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खाद यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, जिससे कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। तो आउटपुट उतनी अच्छी नहीं आ रही। और इवन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना, कि दिन में एक एप्पल अगर आप खा लें तो आपको मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज से 50 साल पहले का जो एप्पल था, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, वो आज के एप्पल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा थी। मतलब आज अगर आप 20 एप्पल एक दिन में खाओगे तब जाके आज से 50 साल पहले की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स हम खाते तो बहुत कुछ हैं। फ्रूट्स खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं ये सोच के कि हमें शायद से कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी, कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, पर आपको पता नहीं कि इन फ्रूट्स में कितना स्प्रे किया गया है, कैसे इनको उगाया गया है, कितने ज़्यादा केमिकल्स के साथ ट्रीट किया गया है। तो क्या हमें रियलिटी में उतनी न्यूट्रिशन इनसे मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि इवन देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ हो रहा है कि नदियाँ एकदम काली हो गई हैं। दिल्ली के आसपास के एरियाज़ अगर आप देखें, तो यहाँ पर यमुना एकदम काली हो गई है। उसमें इतना ज़्यादा केमिकल डाला जा रहा है फैक्ट्रीज़ के थ्रू, कि अगर उस पानी से आप सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, फसलों की, तो सोचिए कितना ज़्यादा टॉक्सिक हेवी मेटल टॉक्सिन्स उन फसलों में जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो लोग उन फसलों को उगा रहे हैं, वो खुद उनको नहीं खाते। उनको पता है इसमें किस पानी से सिंचाई की है, किस तरह का टॉक्सिक एलिमेंट इन फसलों में जा रहा है। और हमें नहीं पता कि हमारे घर में जो खाना आ रहा है, जो आपके गेहूँ आ रहा है, चावल आ रहा है, वो सब कुछ वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ उगाया गया है, कहाँ-कहाँ का मिक्स हुआ है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ एवरीथिंग एल्स कैन वेट, बट इफ आपको सही से खाना नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है? तो 70% ज़्यादा फूड अगर हम उगा पाएँगे, तभी हम 2050 में पूरी दुनिया को पाल पाएँगे। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीज, मधुमक्खियाँ। आपको पता है मधुमक्खियाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? मधुमक्खियाँ जो पॉलिनेशन करती हैं, है ना? पॉलेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उसकी वजह से दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड मोर देन $50 बिलियन, नॉट रुपीज़, $15 बिलियन वर्थ ऑफ क्रॉप्स। तो अगर मधुमक्खियाँ नहीं हो, तो एग्रीकल्चर वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा। मधुमक्खियों की वजह से एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपको मैंने सोचने के लिए दे दिया। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ी इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। गुड सॉइल इज़ नॉट जस्ट डर्ट, इट इज़ अ हाइव ऑफ लाइफ। जो आप मिट्टी देख रहे हो ना, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ठीक है? वो उसमें पूरा जीवन चल रहा है। इट्स अ हाइव ऑफ लाइफ, ठीक है? इतना ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इतने ज़्यादा उसके अंदर ज़िंदा हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइफ इनसाइड डर्ट। मच ऑफ इट ईदर माइक्रोस्कोपिक और इवन डिस्गस्टिंग टू अर्बनाइज, है ना? नॉर्मली हम देखते हैं मिट्टी है, कहीं कीचड़ है, हम ऐसे देखते हैं कि ई यक, राइट? तो इट समटाइम इट लुक्स और फील्स डिस्गस्टिंग, बट आपको नहीं पता इस मिट्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मच ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है? बिकॉज अर्बनाइट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द नीड फॉर द ग्रोथ एंड डीके ऑफ स्लाइमी थिंग्स, चिपचिपी जो चीज़ें होती हैं, स्लाइमी थिंग्स, टू सस्टेन लाइफ, इनका क्या रोल है? गुड फार्मर्स आर नॉट जस्ट पीपल हु डिग इन द डर्ट, दे आर द स्टूवर्ड्स ऑफ हेल्दी सॉइल। सोचिए इसके बारे में, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी ने 2 बड़े प्यारे-प्यारे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर को समझाने के लिए। एक है मिलिए पहेली से, ठीक है? तो पहेली एंड बूझो, राइट? अब आप आपको उसका कोई भी नाम रखना है तो आप रख दीजिए। तो ये दोनों अपने अंकल के खेत में जाते हैं, फार्म में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे कि ये टूल्स है, इसको खुरपी कहते हैं, ठीक है? शॉवल दैट इज़ फावड़ा। तो मैंने हिंदी में भी कुछ को मतलब लिख रखा है ताकि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए कि अच्छा इसको एग्ज़ैक्टली हिंदी में अच्छा फावड़ा शॉवल होता है, राइट? सिकल जिसको हम दराटी बोलते हैं, ठीक है? प्लो दैट इज़ हल। तो ये सारे टूल्स उन्होंने देखे अपने अंकल के, ठीक है, चाचा के, मान लीजिए खेत में जाके, या अपने अपने खेत में भी जाके देख सकते हैं, है ना, कि वहाँ पर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये एक बड़ी सी मशीन क्या है ये? अगर आप जानते हैं तो बस आंसर अपने तक ही रखिए, बाद में आगे के लेक्चर हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? अब आपको पता है कि अगर हम खाना, है ना, जो फूड है, प्लांट्स अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? उनको फूड कहाँ से मिलता है? वी ऑल नो, हमने पहले पढ़ा भी हुआ है,
फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। सनलाइट के थ्रू जो ग्रीन कंपोनेंट है लीव्स का, या जो आपके प्लांट्स हरे होते हैं ना, बाद में हम इसके बारे में भी आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि सर प्लांट्स हरे ही क्यों होते हैं, उसके पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट हमें अपने खाने के लिए, अगर आप धूप में खड़े हो जाएं तो आपको लगता है कि आपको खाना मिल जाएगा, आप फोटोसिंथेसिस कर पाओगे? या अपने ऊपर आप हरा पेंट करके खड़े हो जाओ, या बड़े सारे पत्ते अपने ऊपर ओढ़ के, ठीक है, पत्ते बांध के खड़े हो जाओ, तो कुछ होगा उससे? नहीं। तो मतलब हम अपना खाना सनलाइट से नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकते। हमें डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर और साथ में एनिमल्स के ऊपर। तो प्लांट्स से जितनी आपकी दालें हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो सारी आपको प्लांट से मिल रही हैं। और एनिमल से जैसे आपका दूध आ रहा है, दूध से दही बन रहा है, पनीर बन रहा है, ठीक है। कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं। तो हमारा जो फूड है उसका सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो आप बोलोगे सर इतना पता है हमें, हम 8th क्लास में पहुंच चुके हैं, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से शुरू करते हैं। देखिए, टिल 10,000 बीसी पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब घुमंतु थे, ठीक है। कोई जगह नहीं थे, कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई खेत नहीं है, घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, ठीक है। वो दिखा जानवर, ठीक है, वो भाला फेंक के मारा और वापस से आके उसको पका के खा लिया, ठीक है। तो उस तरह की लाइफस्टाइल था जो आपने डेफिनेटली कार्टून्स में देखी होगी। तो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे कि कहीं शेल्टर मिल जाए, है ना, कोई गुफा मिल जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ पर रात गुजारी जा सके, और कहीं पे खाना मिल जाए, है ना, पानी की तलाश, जानवर और जिनका आप शिकार कर सकें। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो मतलब बिल्कुल कच्ची सब्जियां और फल खाते थे। अगर कहीं मतलब जंगल में उन्हें दिख जाए तो उगाने का अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रॉपर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड हंटिंग के थ्रू उनका गुजारा चलता था। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड। तो धीरे धीरे उन्होंने सीखा खेती करना, है ना, कल्टीवेशन मीन्स खेती करना, एंड प्रोड्यूस राइस, चावल उगाए, गेहूं उगाया, एंड अदर क्रॉप्स। तो दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत हुई। बट हमें इसके बारे में जानना है? नहीं, इसके बारे में जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि अब ये जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो एग्रीकल्चर के पूरे साइंस को समझने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि फसल क्या होती है, व्हाट इज क्रॉप। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब हिंदी में अगर कहें हम, जब एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं एक ही स्थान पर और बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, तो इसे फसल कहा जाता है। ये हमारे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का एरर भी है बीच में थोड़ा सा, राइट। तो मतलब क्या हुआ, खेती किसे कहेंगे, क्रॉप क्या होता है। अब आप जैसे बोलो कि सर गोभी लगी हुई है खेत में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2, 3, 4 गोभी लगी होंगी, पूरे खेत में गोभी ही गोभी लगी होगी, तो एक ही तरह के प्लांट्स लगे होंगे। अब गेहूं के खेत में जाओगे तो पूरे खेत में गेहूं, और भी आसपास के खेतों में प्रॉबेबली गेहूं ही लगा होगा, है ना। चावल के आप अगर पैडी फील्ड्स में जाएंगे तो वहां पर आपको चावल ही चावल आप दिखेंगे कि लगे हुए हैं। तो मतलब प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, उनकी खेती की जा रही है एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अगर आप किसी बगीचे में जाते हैं, सेब का बगीचा है, आम का बगीचा है, तो वहाँ पर आपको उसी के प्लांट्स मिलेंगे, उसी के ट्रीज मिलेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो क्रॉप से समझ आ गया, एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे उगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो सर क्रॉप क्या सिर्फ दाल चावल की होती है, गेहूं चावल इन्हीं की होती है क्या क्रॉप? नहीं, जो फ्रूट्स हैं उसको भी अगर आप उगा रहे हैं तो वो भी आपकी क्रॉप ही, वो भी फसल ही हुई ना, ठीक है। तो फ्रूट्स भी आपके क्रॉप में ही आए, ठीक है। तो सेम काइंड के प्लांट्स जब आप लगा रहे हैं तो फ्रूट वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं, और आपकी दाल चावल ये भी हो सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब इसको क्लासिफाई कैसे करें, इसका वर्गीकरण कैसे करें। देखिए, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, vegetables and fruits, okay, they can be classified on the basis of the season in which they grow। तो किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर हम पहले देखें खरीफ, तो खरीफ की फसल, अब देखिए ये भी मैं भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 10th तक मैं इतनी मौज मस्ती करने में बिजी रहता था, मैंने कभी पढ़ाई पे ध्यान शायद दिया नहीं दिया, मुझे उतना भी याद भी नहीं है।
तो अब मैं ये जब आपको पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना नॉलेज को वापस से मतलब फिर से बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको सिखाने के चक्कर में मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ध्यान से आप भी सीखना इसको। तो खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन, तो बरसात के मौसम में जो फसल लगाई जाती है, दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये धीरे-धीरे चीज़ें बट डिस्टर्ब भी हो रही है, मौसम डिस्टर्ब भी हो रहा है, पर फिर भी मोर लाइकली, ठीक है, मोर और लेस जून से लेके सितंबर तक आपका जो मॉनसून है, वो रहता है इंडिया में। पैडी, जिसको धान का खेत को पैडी फील्ड्स कहते हैं, ठीक है? मेज़ देन दैट इज़ मक्की, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूँगफली, कॉटन एटसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये देख लीजिए व्हाट इज़ दिस? ये आपकी पैडी, राइस, ठीक है? दिस इज़ मेज़, मक्का, ठीक है? एंड ये आपका ग्राउंडनट, मूँगफली और ये है आपका कॉटन, कपास जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो आई थिंक देखें कभी प्लांट्स इसके। एक काम ये कर सकते हो कि जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको एक बार क्लास के बाद जाके आप इंटरनेट के ऊपर इसकी रियल इमेजेस देख सकते हो कि अच्छा ये ऐसा लगता है, ताकि आपको पता हो कि अगर आपके सामने एक फसल है, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई तो कर पाओ, ये कौन-सी फसल है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए ना आए, पर आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी जगह ये मौके मिलेंगे एंड अगर आप नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे, तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यार, हमें फसलों के बारे में भी नहीं पता, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसके बारे में गू इंटरनेट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन इज़ रबी क्रॉप्स। तो रबी की फसल कब उगाई जाती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीज़न, सर्दियों के मौसम में जो फसल उगाई जाती हैं, ठीक है? दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है? सर्दियाँ आपकी अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं, तो अक्टूबर ऑनवर्ड उसकी भी खेती स्टार्ट हो जाती है। तो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूँ हो गया, ठीक है? ग्राम मतलब चना और चिकपी, है ना? ग्राम बोल दीजिए, चिकपी बोल दीजिए, ठीक है? मटर हो गया, सरसों है, मस्टर्ड एंड लिनसीड दैट इज़ अलसी। तो ये आपका आ गया लिनसीड, ठीक है? अलसी के बीज हम खाते भी हैं। आप देखोगे ये बहुत अच्छे भी होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कभी-कभी देखा होगा कुछ लोगों के घर में पड़े भी होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ लिनसीड अलसी, ठीक है? ये आपके चने आ गए, ठीक है? दिस इज़ योर व्हीट, ओके? एंड दिस इज़ मस्टर्ड। तो फ़िल्मों में जो आपने इस तरह की है ना पीले कलर की पूरी-पूरी फ़ील्ड्स में पीले-पीले फूल एकदम बड़ी सुंदर सी लगी होती है, प्लांटेशन लगी होती है, वो बेसिकली सरसों के खेत होते हैं। तो आगे से कभी जाओगे तो मम्मी को पूछना, पापा को पूछना, ये खेत में क्या लगा हुआ है? ओके? नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़। तो देखिए कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ हैं एग्रीकल्चर में, इनके बारे में। तो चलिए एक काम करते हैं, है ना? ये सेशन थोड़ा-सा मतलब हर एक सेशन को क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंड उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करें, आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ के आओ, क्योंकि आप थोड़ा-सा पढ़ के आओगे तो फिर इंटरेस्ट जो है हमारे इंटरेक्शन जो है, डिस्कशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको जल्दी से वो चीज़ें याद भी हो जाएँगी। ठीक है? तो दिस विल कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो आपको लेक्चर कैसा लगा? डू लेट मी नो। ठीक है? तब तक के लिए और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, अपनी फीडबैक भी दीजिए कि और क्या-क्या इम्प्रूव हम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय।